वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 द ह्यूमन आई का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन वीडियो का ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने केयर ऑफ द आई से पहले जितने भी टॉपिक्स थे सभी को पार्ट 1 में डिस्कस किया और कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई है। ओके, तो पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 2 है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केयर ऑफ द आइज से। हमारा आँख ही है, ये हमारा आइज ही है जो कि हम लोगों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस के बारे में या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के शेप्स को पता करने में, उसे देखने में हमारा हेल्प करता है। हम लोग अपने आइज़ के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिया था। अब हम लोग डायमेंशंस के बारे में जानते हैं कि डायमेंशंस पता कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ कलर क्या है उस ऑब्जेक्ट का ये हम लोग जान सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट किस, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड के ही क्यों ना हो, हम लोग इसे पता कर सकते हैं। हम लोग कैसे पता करेंगे, तो अपने आई के थ्रू हम लोग इस चीज़ को पता करेंगे। तो हमारा जो आई है वो हम सभी के लिए एक ग्रेट एसेट है। ठीक है, हम लोग सभी के लिए वो एक ग्रेट एसेट है। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को अपने आँखों का अच्छे से केयर करना चाहिए। हम लोगों को अपने आँखों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अपने आँखों को डस्ट ये सब चीज़ों से बचा करके रखना चाहिए और अपने आँखों को हम लोगों को हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि आइज़ जो है ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेट एसेट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, हम लोग आई के थ्रू ही देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ओके, फिर उसके थ्रू हम लोग कलर्स को पहचान सकते हैं। बहुत सारे कामों में हम लोगों का आई हेल्प करता है। तो आई जो है हमारे लिए ग्रेट एसेट है, इसलिए यहाँ पर साफ लिख दिया गया है। ओके, अब आई को प्रोटेक्ट करने की बात आ गई है, आई की केयर की बात आ गई है। तो आई को किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग आई को बचा करके रख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नीचे कुछ प्रिकॉशन सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है, ताकि आई का हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहे और ह्यूमन आई का हम लोग अच्छी प्रकार से उसका केयर कर पाएँ और उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कि हम लोगों को एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए आई का। ठीक है, रेगुलर चेकअप मतलब कि साल भर में या 6 महीने, 2 साल, 5 साल में हम लोगों को आई का चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या, यदि कभी आई में डिफेक्ट आ भी जाता है तो ये करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यदि एडवाइस हो डॉक्टर का तो हम लोगों को एक करेक्ट चश्मे का भी यूज़ करना चाहिए। एक करेक्ट लेंस जो डॉक्टर्स की तरफ सजेस्ट किया जाता है उस चीज़ का भी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है कि हम लोगों को डायरेक्टली सन के पास नहीं देखना है। सन में हम लोगों को डायरेक्टली नहीं देखना है, सूरज को हम लोगों को डायरेक्टली नहीं देखना है। सूरज को ही नहीं, इसके बाद जो भी दूसरे पावरफुल लाइट सोर्स होते हैं उसे हम लोगों को डायरेक्टली नहीं देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड ये आता है कि हम लोग जिस भी रूम में पढ़ाई कर रहे हों, जिस भी रूम में हम लोग रीडिंग करते हों या फिर पढ़ते हों, ठीक है, लिखते हों, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सफिशिएंट लाइट होना चाहिए उस रूम में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिम लाइट कंडीशन है, बहुत ही कम लाइट है उस रूम में और उस रूम में पढ़ाई चल रही है, तो इससे भी आई पे बहुत ही ख़राब इफेक्ट पड़ेगा। पुअर लाइटनिंग के कारण आई स्ट्रेन हो सकता है, आँखों में जलन हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो जिस रूम में एक सफिशिएंट लाइट हो उसी रूम में हम लोगों को बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो टेलीविज़न ही हम लोग क्यों ना देख रहे हो। अब फोर्थ हमारे पास आता है कि हम लोग को कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे नहीं रहना है। कंप्यूटर स्क्रीन को कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को देखते ही नहीं रहना है, उस पर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा टाइम को स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, एक लिमिट रखना है कि हाँ हम इतना ही टाइम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देंगे। ठीक है, इतना ही देर मोबाइल, लैपटॉप ये सब हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी, इस कारण से भी आई पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि कंप्यूटर के सामने बैठ गए और चला रहे हैं तो उनका काम ही खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी काम नहीं करना है हमें। हम लोगों को अपने आई को प्रोटेक्ट करना, तो आई को प्रोटेक्ट करने का जो भी हम लोग संभव प्रयास कर सकते हैं वो सभी हम लोगों को करना चाहिए। हाँ, थोड़े थोड़े इंटरवल में हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हैं। ठीक है,
और कंप्यूटर स्क्रीन ही नहीं, हम लोग टेलीविज़न भी उतना नहीं देखना है क्योंकि इससे भी आई स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट में पास आता है कि हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना है। अब उस बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है। अब बैलेंस डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। विटामिन ए के लैग से, विटामिन ए के कमी से, यदि फूड में विटामिन ए का कमी होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आई में, और इसमें मेन प्रॉब्लम जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोग को मैंने डू यू नो में पढ़ाई दिया था, ओके। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी आप लोग अब जान ही गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों को क्लीन वाटर के साथ पोर्टेबल वाटर से हम लोगों को अपने आई को जेंटली वॉश करना, धीरे धीरे हम लोग को आई को धोना है, ठीक है। अब हम लोग को अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानना है, ठीक है। अपने फैमिली के इतिहास के बारे में जानना है, क्या उनका कुछ विजन प्रॉब्लम था क्या, यदि पिछले ज़माने के लोगों में मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनमें कोई आई विजन का प्रॉब्लम था क्या। तो यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि ये फैमिली में भी रन कर सकता है, मतलब ऐसा जो भी प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम, ये फैमिली में भी आगे चल सकता है, ठीक है। तो फैमिली की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यही थे आई को केयर करने की कुछ टिप्स, ठीक है, ट्रिक्स थे जिससे हम लोग अपने आई को केयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस थे, यदि इन चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग अपने आई को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं किसी प्रकार के कोई भी जर्म्स से या फिर स्ट्रेन ये सबसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअली चैलेंज पर्सन्स के बारे में, ओके। बिना फंक्शनल आइज के पेयर के बिना वर्ल्ड को इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, एक दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट है हमारे पास कि चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये यूनिक मतलब जो गिफ्ट हमें आई का मिला हुआ है, जो हमारे पास आँखें हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये आँख नहीं है, जिनके पास आँख नहीं है, मतलब ये जो बहुत ही यूनिक गिफ्ट है नेचर का वो उन्हें नहीं मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में यदि देखा जाए तो ये वो जो है इन चीज़ों को ब्रेवली फेस कर लेते हैं, ठीक है। इस चैलेंज को वो ब्रेवली मतलब फेस कर लेते हैं, ठीक है, अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए, और वो जो है एक नॉर्मल लाइफ को लीड करते हैं। वैसे ही ब्रेव और करेजियस विजुअली पर्सन जो है वो हमारे अप्रिसिएशंस को डिज़र्व करते हैं, फुल सपोर्ट को, ठीक है, अपने करेज और कन्विक्शन के लिए। विज़न प्रॉब्लम है, ये कुछ इलनेस के कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कैटरैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। फिर विटामिन ए की डिफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम्स जो कि किड्स के पास आए हैं पेरेंट्स से, ठीक है, जीन्स के थ्रू अपने किड्स के पास आ गए हैं, अपने बच्चों के पास आ गए हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके पास आ गए हैं जीन्स के थ्रू। तो जीन्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, साइंस के पहले चैप्टर सेल में। यदि आपने उस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और प्राइवेट में वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट उस चैप्टर का मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है, ओके। और यदि आप किसी और चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। अब हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया कि किस प्रकार से पेरेंट्स से वो चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में क्या होता है, कुछ पर्सन जो है वो अपने विज़न को लूज़ कर देते हैं, अपने विज़न को खो देते हैं कुछ एक्सीडेंट्स में। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने विज़न को खो देते हैं। विजुअली चैलेंज पर्सन के पास क्या होता है कि लिमिटेड विजन रह जाता है, कभी कभी उनकी आंखों की पूरी रोशनी नहीं जाती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विज़न चला जाता है जिसके कारण उन्हें क्लियरली कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि पूरा कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब कंप्लीट लॉस हो जाता है, कुछ ही दिखाई नहीं देता है, वो अंधे ही हो जाते हैं सीधा, ओके। तो सभी विजुअली चैलेंज पर्सन को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उनका जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट है उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है। ज़्यादा विजुअली चैलेंज पर्सन के पास बेटर सेंस होता है टच करने का, स्मेल करने का और हियर करने का नॉर्मल पीपल से, ओके।
कुछ पर्सन जो है वो अपने दूसरे सेंस को डेवलप करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का उनके लिए ट्राई करते हैं। ओके, ज़्यादा शार्पली और उसे इफेक्टिव यूज़ के लिए उसे पुट करते हैं। तो बस इतना ही था विजुअली चैलेंज पर्सन्स में। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट जरूर बना दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे न्यूज़ लाता रहता हूँ। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ओके, तो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या सुधार आया है जिससे जो विजुअली चैलेंज पर्सन इन्हें हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे पीपल्स का जो वास्ट मेजोरिटी है, एक बड़ा मेजोरिटी जो है, या तो उनका पार्शियल लैक ऑफ रीज़न है या तो पूरा लैक ऑफ रीज़न है, कंप्लीट लैक ऑफ रीज़न है। तो उन्हें जो है फंक्शन के एक हायर लेवल पर उनका हेल्प किया जा सकता है एडिशनल रिसोर्सेज और एड्स के यूज़ के साथ। ये रिसोर्सेज जो है, ये रिसोर्सेज और एड्स जो है, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला नॉन ऑप्टिकल एड्स और दूसरा ऑप्टिकल एड्स है। ठीक है, नॉन ऑप्टिकल एड ये अक्सर टेक्सचुअल एड को इंक्लूड करते हैं। और इस टेक्सचुअल एड में क्या होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो एक स्पेशल टच सिस्टम को छू करके, टच करके, मतलब सेंस ऑफ टच को यूज़ करके इस चीज़ को किया जाता है, टेक्सचुअल एड्स को। ठीक है, तो या तो वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है एक स्पेशल टच सिस्टम को यूज़ करके, जिसे कहा जाता है ब्रेली। ओके, ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है ना कि रेज डॉट्स होते हैं, एक पेपर में रेज डॉट होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑडिटरी, सेंस ऑफ हियरिंग को यूज़ करना। ऑडिटरी से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेंस ऑफ हियरिंग को यूज़ करना। एज जो है ये कैसेट्स को, ऑडियो कैसेट्स को इंक्लूड करते हैं, टेप रिकॉर्डर्स को इंक्लूड करते हैं, ऑडियो सीडीज़ को इंक्लूड करते हैं, ऑडियो बुक्स को इंक्लूड करते हैं। कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, कैलकुलेटर और क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं जो कि टेक्स्ट फाइल को साउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। सेकंड हम लोगों के पास आता है ऑप्टिकल एड्स। तो दो एड्स थे ना, पहला नॉन ऑप्टिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तब हम लोग ऑप्टिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एड्स जो है ये लेंसेज को इंक्लूड करते हैं और टेलीस्कोपिक एड्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, जबकि जो सूटेबल लेंस है वो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हें जो है विजुअल लिमिटेशंस के लिए रेक्टिफाई करने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। जो टेलीस्कोप एड्स है, टेलीस्कोपिक एड्स जो है, ये क्लास डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए को व्यू करने के लिए हमारा हेल्प करते हैं। हाँ जी, क्या जाएगी। ये जो एड्स है ये लेंसेज को इंक्लूड करते हैं और टेलीस्कोपिक एड्स को ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जबकि सूटेबल लेंस कॉम्बिनेशन को जो है विजुअल लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो टेलीस्कोपिक एड्स है वो क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन और ब्लैक बोर्ड को व्यू करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने आगे आपको बात याद है कि ब्रेली, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, सुना था। तो ये एक टच सिस्टम था जिसे हम लोग ब्रेली कहे थे। तब हम लोग ब्रेली सिस्टम के बारे में जानेंगे। ब्रेली सिस्टम कैसे विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करता है, क्या है ब्रेली सिस्टम, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो जो मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए वो है ब्रेली। लुइस ब्रेली जो है वो एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, मतलब वो भी विजुअली चैलेंज थे, और उन्होंने विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए एक सिस्टम को डेवलप किया और उसे 1821 में पब्लिश किया। ओके, जो प्रेजेंट सिस्टम था ये 1932 में अडॉप्ट किया गया। ब्रेली एक कोडेड लैंग्वेज है जो कि लॉजिकल सिस्टम में बेस्ड होता है। ओके, कॉमन लैंग्वेजेस के लिए ब्रेली कोड्स होते हैं और मैथमेटिक एंड साइंटिफिक नोटेशंस भी होते हैं। ओके, बहुत सारे लैंग्वेज, चाहे वो फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, वो सब जो है ये ब्रेली सिस्टम को यूज़ करके पढ़ सकते हैं। ब्रेली सिस्टम के पास 63 डॉट पैटर्न्स होता है और कैरेक्टर्स होता है, और ये सब जो पैटर्न्स है ओके, ये जब ब्रेली सिस्टम पे उभरे हुए होते हैं तो ये विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करते हैं वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मतलब जब वो
छूते हैं, टच करते हैं उस ब्रेली सीड्स को, तो वर्ड जो है उभरे हुए होते हैं। ओके, जिससे वो वर्ड को पता कर पाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है। उन वर्ड्स को टच करके इजी बनाने के लिए, मतलब जो लोग टच करेंगे उसके लिए इजी हो जाए, उसके लिए क्या होता है कि जो डॉट्स हैं वो स्लाइटली रेज्ड होते हैं, थोड़ा उभरे हुए होते हैं। ओके, ऊपर की तरफ होते हैं। हर एक कैरेक्टर को मेमोराइज किया जाता है। ब्रेली टेक्स्ट जो है ये हैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और या तो फिर ये मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो प्रिंटिंग मशीन हो और टाइपराइटर हो। अब हम लोग देख लेते हैं डू यू नो। ब्रेली सिस्टम के पास 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं। जो ब्रेली कैरेक्टर्स होते हैं ये अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, पंचुएशन होते हैं, मार्क्स होते हैं, एक्सेट्रा। डॉट और जो करेक्टर्स है ये 3 डॉट ईच के हिसाब से 2 वर्टिकल रोज के सेल में अरेंज होते हैं। ओके, अब डॉट्स के पैटर्न जो कि लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो नीचे हमें दिखाया हुआ है। ओके, तो यही है उसका फिगर। आप देख लीजिए, ए, फिर बी है, फिर सी। ऐसे पेज का सेकेंड डू यू नो हम लोग देखते हैं। कुछ विजुअली चैलेंज पर्सन्स के पास अपने क्रेडिट के लिए, अपने काम के लिए ग्रेट अचीवमेंट्स है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल किया है। रविंद्र जैन ये एक लिरिसिस्ट थे, सिंगर थे, कंपोजर थे, और जन्म से ही ये विजुअली चैलेंज थे। ओके, ये देख नहीं सकते थे। वो जो है संगीत प्रभाकर को ऑब्टेन करते हैं, संगीत प्रभाकर डिग्री को ऑब्टेन करते हैं इलाहाबाद से। ओके, सेकेंड लाल अडवाणी। लाल अडवाणी जो है वो विजुअली चैलेंज थे। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए एक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेली प्रॉब्लम्स में यूनेस्को में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 3 विजुअली पर्सन्स थे जिन्होंने इंडियन टेलीविज़न के हिस्ट्री में एंकर किया था। ओके, न्यूज़ बुलेटिन में उन्होंने एंकर किया था। ये सब जो है जैसे कि मंजुनाथ श्रीराममूर्ति और अशोक, ये सब जो है कन्नड़ न्यूज़, दूरदर्शन केंद्र रीजनल चैनल बेंगलुरु में ये सब जो है कन्नड़ न्यूज़ को एंकर करते हैं। ओके, मिस्टर दिवाकर ये फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन थे जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तमिलनाडु के लिए। ओके, ये तमिलनाडु में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, और अभी जो है वो साउथर्न रेलवे में वर्क कर रहे हैं, चेन्नई में जो है साउथर्न रेलवे चेन्नई। ओके, मारिया रुनियान वो जो है फर्स्ट लीगली क्वालिफाइड विजुअली चैलेंज पर्सन थी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करी। पहली क्वालिफाइड विजुअली चैलेंज पर्सन थी ओलंपिक में जाने के लिए। ओके, लास्ट हमारे पास हेलन केलर के बारे में है। हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थी। ओके, और विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए ये इंस्पायरिंग थी। इन्हें देख करके सभी इंस्पायर हो जाते थे, सभी मोटिवेट हो जाते थे। जितने भी विजुअली चैलेंज पर्सन थे इन्हें देख करके सभी, इनकी कहानियों को सुनते हुए ये जितने भी विजुअली चैलेंज पर्सन हैं सभी मोटिवेट हो जाते थे। ओके, वो जो है बहुत सारे बुक्स को लिखती है, जैसे कि हो गया द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903। ओके, वो जो है 1.5 साल की उम्र में उन्होंने अपने आँख की रोशनी खो दी थी, मतलब वो अब देख नहीं सकती थी 1.5 साल की उम्र में। भले उन्होंने आँख की रोशनी खो दी लेकिन अपना हौसला, अपना साहस उन्होंने कभी नहीं खोया। ओके, और लाइफ को जीने के लिए बहुत ही मेहनत करती है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर वो आगे बढ़ती है अपने जीवन में। ओके, तो यही था हेलन केलर का कहानी। इस पर आपका हिंदी में पूरा एक चैप्टर है। ओके, हेलन केलर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने केयर ऑफ द आई से पहले जितने भी टॉपिक्स थे सभी को पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ओके, और अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, ये आपको मेरे चैनल के प्ले सेक्शन में मिल जाएगा। किसी वीडियो के लिए चैनल के प्ले सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।